ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हम लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द जुलाई अगस्त प्लस जून अपडेट, ओके, ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। सो ग्यूलियन बार सिंड्रोम जो है, इट्स अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। Where the body's immune system, which normally protects it from infectious and other foreign bodies, mistakenly attack its own nerve cells। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मतलब खुद का इम्यून सिस्टम जो है, ओके, खुद का इम्यून सिस्टम जो है उस पे अटैक करता है। सो ये होता कैसे है अभी तक हमें पता नहीं चला है, बट द फर्स्ट थिंग इज यू गेट इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में जीका हो सकता है, कोविड हो सकता है। तो जिनको जिनको कोविड हुआ है, जिनको जिनको जीका हुआ है, और जिनको जिनको दूसरा कोई डेडली इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है विच इज बॉर्न बाय अ वायरस, सो उस केस में क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, दैट ग्यूलियन बार सिंड्रोम जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। और ये जो है माइलिन शीथ समझते हैं, न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ होता है इस तरीके से जो है आपका। ये आपका नर्व होता है, और नर्व में आपके माइलिन शीथ लोकेटेड होता है। क्या लोकेटेड होता है? माइलिन शीथ, ओके। और ये जो माइलिन शीथ है आपका, दिस इज दिस इज अफेक्टेड, ओके। ये क्या है? इट्स अ लेयर ऑफ फैट एंड प्रोटीन जो इंसुलेट करता है, क्या करता है? इंसुलेट करता है और सराउंड करता है नर्व सेल्स को फ्रॉम बिकमिंग इन्फ्लेटेड। ऑलराइट। तो ये माइलिन शीथ पे अटैक करता है, ये जो है आपका। Obviously, this is not something UPSC is going to ask you, but okay, it's always important that आपको दिमाग में ये बने रहे। यहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज योर माइलिन शीथ, ओके। ये क्या है? माइलिन शीथ है। इसको क्या कहते हैं? इसको जो ये वाला है डेंड्राइट्स, क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स, ओके। और डेंड्राइट क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पहुंचाता है डेंड्राइट के थ्रू। जैसे आपका न्यूरॉन, आपने कुछ क्वेश्चन देखा यूपीएससी एग्जाम में, तो आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? थ्रू योर न्यूरॉन ओनली। इफ योर न्यूरॉन वुड नॉट फायर, अगर आपका न्यूरॉन फायर नहीं करेगा, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। पर्सन विद दिस सिंड्रोम विल हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग, वॉकिंग, swallowing, एक्सक्रीटिंग एक्सेट्रा। तो जो भी जो आपका डेली का काम है, जिसमें खाना पीना ये सारी चीजें हैं, चलना, वो आप नहीं कर पाओगे 100% एफिशिएंसी के साथ, ओके। एंथ्रोपोसीन इपॉक, ओके, या इपो। अब ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? अगर आपको याद होगा, प्रीवियस ईयर में डेनी सोवन करके एक क्वेश्चन आया। क्या आया था? डेनिसोवन करके, याद है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहता है यूपीएससी, व्हाट इज डेनिसोवन एज, व्हाट इज द एंथ्रोपोसीन इपॉक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कीजिए। तो ये है क्या? एंथ्रोपोसीन इपॉक कब स्टार्ट हुआ था? एनी आइडिया? 1950 में बोल रहे हैं साइंटिस्ट आर सेइंग दैट द एंथ्रोपोसीन इपॉक। तो ये बेसिकली जब अर्थ के इकोसिस्टम में ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से रैडिकल चेंजेस आना शुरू हो गया, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए एक टाइम पीरियड है 1950। तो ये कहाँ से पता चला? तो देयर वाज दिस क्रॉफोर्ड लेक। ये क्रॉफोर्ड लेक किधर है? इट्स लोकेटेड इन कनाडा। क्रॉफोर्ड लेक जो है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? कनाडा में लोकेटेड है। वहां पर प्लूटोनियम हमें मिला है। तो प्लूटोनियम के मिलने से, ओके, प्लूटोनियम के मिलने से हमें एक चीज का पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर लेक, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके, और न्यूक्लियर बॉम्ब का या न्यूक्लियर टेस्ट्स का इम्पैक्ट है। एंड द फनी थिंग इज, कनाडा में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुए हैं।
तो इट मीन्स दैट न्यूक्लियर टेस्ट जहां पर भी वर्ल्ड में हुए होंगे, वो उसका जो है प्लूटोनियम का लेवल, वो चलते चलते यहाँ क्रॉफोर्ड लेक के डिपॉजिट में, बैंक्स के डिपॉजिट में हमें देखने को मिल गया है। ओके, तो ये बोल रहे हैं इसके वजह से वर्ल्ड में इरिवर्सिबल डैमेजेस स्टार्ट स्टार्ट हो गए। तो यही है आपका एंथ्रोपोसीन इपॉक, याद रखिएगा 1950 से स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है। एंथ्रो मतलब क्या होता है? ह्यूमन, ह्यूमन का एज है ये। ओके, ये क्या है? ह्यूमन का एज है। ओके, there are numerous phenomena associated with this epoch, such as global warming, sea level rise, ocean acidification, mass scale soil erosion। तो जितने भी गलत गलत चीजें हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशन एसिडिफिकेशन, मास स्केल सॉइल इरोजन, ये सारी चीजें कहाँ पर हैं आपकी? ये सारी चीजें एंथ्रोपोसीन ईपॉ में देखने को हमें मिल रहा है। कहाँ स्टडी कंडक्ट हुआ है? क्रॉफोर्ड लेक इन कनाडा। ओके, क्रॉफोर्ड लेक इन वेयर? क्रॉफोर्ड लेक इन कनाडा। ओके, वन हेल्थ इनिशिएटिव। ओके, वन हेल्थ इनिशिएटिव ये WHO स्टार्ट कर रहा है। फॉर व्हाट? एंटी माइक्रोबियल प्रिवेंशन। तो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, ओके, antimicrobial resistance. Why did this happen? Because doctors are prescribing antibacterial और antibiotics for all the problems। हम वायरल डिजीज के लिए भी, पता है ना आपको, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, इतने हम गधे हैं कि हम लोग वायरल डिजीज के लिए भी एंटीबायोटिक खाते हैं, विच इज मेंट फॉर बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स। आपको सर्दी खांसी होती है, सर्दी क्यों होती है? राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस क्या होता है? 2021 का थीम होता है। 2021 का एडिनो वायरस याद है? राइनो वायरस, एडिनो वायरस 2021 प्रीलिम्स में आया था। सो राइनो वायरस होता क्या है? उसका कोई इलाज नहीं है। कॉमन कोल्ड का कोई इलाज नहीं है, वो अपने आप ठीक होता है। आपकी बॉडी अपने आप ठीक करती है, बिकॉज राइनो वायरस से होता है, रेट ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी वेरी हाई। इन दिस केस रेट ऑफ रेप्लिकेशन इज एक्सट्रीमली हाई। ओके, सो आपका कोई दवाई काम कर ही नहीं सकता। कोई वैक्सीन बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और वैक्सीन इज वेरी डेंजरस। इसीलिए कोविड वैक्सीन जो है वो नहीं बना था इसके पहले। एंड व्हेन द COVID-19 केम, वी हैड टू फॉर्म वैक्सीन अलायंसेस, एंड वी हैड टू गिव रिसोर्सेज एंड डेवलप वैक्सीन्स ऑन वॉर फुटिंग। ठीक है, एंड दैट इज द थिंग, राइट? दैट इज द थिंग विथ वायरसेस। इनकी इनको आप इतना तेजी से रेप्लिकेट करेंगे। एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे RNA। ओके, RNA वायरसेस होते हैं। ओके, एंड देन यू हैव व्हाट? अडीनो वायरसेस। डू यू गाइस रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट दोज अडीनो वायरसेस? सो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानकारी लेना। वाई? बिकॉज वायरसेस चल रहा है। ठीक है, वायरसेस का जो वोग है, अभी भी COVID-19 इज स्टिल इन वोग। ओके, ओके, और ये जो है अडीनो वायरसेस में आपका क्या आ जाता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम वायरसेस होता है। ओके, ये बेसिकली नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होता है। ओके, जिसमें आपका डबल स्ट्रैंडेड जीनोम होता है। देन देयर आर रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरस क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और अडीनो वायरसेस क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिससे आपका निमोनिया वगैरह, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह होता है आपको। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम जो है वायरल डिजीज के लिए बैक्टीरियल चीज खा रहे हैं। वायरल डिजीज के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? हम बैक्टीरियल चीज खा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो इज इट अ गुड थिंग? नहीं। तो उससे क्या हो रहा है? हमारा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। हमारा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है? हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हम जो है सुपर, ओके, सुपर बैक्टीरियाज,
वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैक्टीरियाज विच आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। आप जाएंगे आज के डेट में हॉस्पिटल में, तो अगर कोई बीमारी है आपको, तो ट्रीटमेंट से पहले आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक कराया जाएगा। किन्हीं किन्हीं लोग का 10 एंटीबायोटिक में से 9 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पता चलता है। 10 का 10 बहुत रेयर केसेस में हो जाता है। सो इट मीन्स दैट दे कैन नॉट बी ट्रीटेड वाया द नॉर्मल रूट। दे आर, हाँ, बेसिकली सुपर बग जिसको कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट। याद रखिएगा, एडिनो वायरसेस डबल स्ट्रैंड्स, रेट्रोवायरसेस सिंगल स्ट्रैंड, कॉमन कोल्ड समटाइम्स आर कॉज्ड बाय एडिनो वायरसेस, एड्स आपका रेट्रोवायरस से होता है। ओके, एड्स आपका रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है। सो ये आपका वन हेल्थ इनिशिएटिव उसी पे बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ईवीज के बारे में। तो इसमें HEVs, BEVs, PHEVs और FCVs होता है। नाउ लेट अस टॉक BEVs क्या होता है, व्हाट इज BEVs। एग्जांपल दे सकते हैं एनी BEV दैट यू नो, एनी BEVs दैट यू नो। दिस इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेक्सॉन। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द नेक्सॉन। सिंपल सा 100% बैटरी से जो चलता है। इसमें आपका आइस इंजन बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्या होता है आपका, आइस इंजन जो है वो बिल्कुल नहीं होता। HEVs में क्या होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। HEVs आर व्हाट, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इसमें कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होता है उसमें एक आइस सिस्टम होता है। ओके, व्हाट इज एन आइस सिस्टम, इंटरनल कंबशन इंजन प्रेजेंट रहता है विथ एन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सुना है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब आप अपना ब्रेक करते हो, ओके, जब आप अपना ब्रेक करते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है, जहां किनेटिक एनर्जी को रिकवर किया जाता है। ओके, किनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी स्टोर हो जाता है, और फिर 3 4 5 किलोमीटर आप जो है चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ, आप एक रेड लाइट पे रुके तो आपने ब्रेक लगाया, जैसे ही ब्रेक लगाया तो किनेटिक एनर्जी जो है आपका वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पोटेंशियल में। तो किनेटिक टू पोटेंशियल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग, ओके, दिस इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर HEVs, ओके, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे आपका वो आता है ना, टोयोटा और मारुति का एक गाड़ी आती है, क्या नाम है, 18 19 लाख वाली हाई राइडर, और उसके साथ आती है ना, दो दो गाड़ी है, सिस्टर सिस्टर कार्स। एक हाई राइडर है एंड देन देयर इज समथिंग एल्स। हाँ, हाई क्रॉस एंड हाई राइडर बोथ है ना। ओके, सो ऑनबोर्ड बैटरी जो है, इट्स अ कन्वेंशनल हाइब्रिड इज चार्ज्ड व्हेन द IC इंजन इज पावरिंग द ड्राइव ट्रेन। मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटारा, यस, ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर, नॉट हाई क्रॉस, हाई क्रॉस तो बड़ा हो गया ना। हाई राइडर एंड ग्रैंड विटारा, ये दोनों गाड़ी सिस्टर गाड़ीज है। तो इनमें होता क्या है, इनमें जो है जब आप गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल आइस इंजन पे, इंटरनल कंबशन इंजन पे, तो दूर तक आप जा रहे हैं तो आपने ब्रेक मारा, कभी आपने गाड़ी को स्लो किया, गाड़ी को फास्ट किया, तो जैसे ही आपने किया तो वो आपका ऐड होते जाता है। सो दिस इज बेसिकली इन द हाइब्रिड व्हीकल्स, आइस इंजन को कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करता है, जैसे आपका 14 का अगर माइलेज है तो उसमें 2 3 किलोमीटर बढ़ा देगा। ओके, आपका 16 17 हो जाएगा। उसके साथ काम करता है, उसके एज अ उसका दोस्त बनता है, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो तुम्हें पुश करूंगा 3 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यही होता है। द मेन वर्क इज डन बाय द आइस इंजन, ओके। ऑलराइट, मेन वर्क जो होता है वो आइस इंजन करता है। अब हम बात करते हैं फ्यूल सेल व्हीकल्स में। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स याद होगा आपको, ध्यान से सुनना, ये लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल का
आप बता सकते हो व्हाट इज द एफिशिएंसी, इज इट बेटर और इज इट वर्स? आई थिंक समुद्रगुप्त कैन टेल अस, वी हैड डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द डीएम। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल का क्या होता है माइलेज, इज इट हायर और इज इट लोअर? Is it higher or is it lower? It's not. It's not higher. And what is okay? What is the reason why flex fuel vehicle mileage is not lower? Why? Because ethanol जो है, okay, ethanol में कम एनर्जी होता है, ऑल राइट। एथेनॉल में कम एनर्जी होता है, और इट टेक्स 1.5 टाइम्स मोर एनर्जी, ओके, मतलब मोर एथेनॉल टू प्रोवाइड द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी में याद रखिएगा। और क्या इसमें अलग से आपको कुछ इंजन की जरूरत पड़ती है? अलग से इंजन इंजन की जरूरत पड़ती है? द आंसर इज नो। सेम इंजन में मॉडिफिकेशन, ओके। सो देयर इज नो समथिंग नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ओके, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है। सो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो आपका एथेनॉल का 9:1 है, और नॉर्मल पेट्रोल का, गैसोलीन का 14.5:1 है, ओके। और ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? इट्स द रेशियो बिटवीन एयर एंड फ्लेमेबल गैस, जहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, ओके। अगर इंजन में लेस एयर है, ओके, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, अगर इंजन में लेस एयर है तो वो जल्दी कंबस्ट होगा, ऑलराइट, वो जल्दी कंबस्ट होगा, तो ये इसका कम होता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है आपका एथेनॉल का, ठीक है। यस, नहीं, देर इज अ एडवांटेज, द सी दिस इज मोर लाइक अ नेशनल लेवल एडवांटेज देन अ कंज्यूमर लेवल एडवांटेज। आप समझ रहे हैं? आपका ही पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल डिपेंडेंस इंपोर्ट, इट्स मोर हैज टू डू विथ इकोनॉमिक्स देन प्रोवाइडिंग सम सम बेनिफिट टू द कंज्यूमर, ओके। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है उसमें, हाँ, इंपोर्ट डिपेंडेंसी आपका, हाँ, ये पर्सनल एडवांटेज में क्या हम बोल सकते हैं, सस्ता होगा, पेट्रोल 100 रुपए का 80 रुपए में खरीदोगे, है ना? यस यस भाई बोले। Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Yeah, so it's just a random thought, but what if, just for internal combustion engines, to optimize the fuel usage and, reduce the air inefficiency, there is this injection system called variable valve timing. So similarly, can flexi fuels also import variable valve timing technology to, improve fuel efficiency in the same regard? They may be, but again, I'm not much qualified, okay, uh, to comment on this. Okay, this is, I think, a And, bit of a, just a mechanical thought, just so I think, are you an engineer, right? mechanical. You're a mechanical engineer, so you're talking to a biotech one, ठीक है, तो उतना Fair enough. Fair. मेरे को उतना तो नहीं पता है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग यू यू कैन डिस्कस विथ अ पर्सन हु हैज थोड़ा सा इसके बारे में Uh, नॉलेज है ना? Appeal to background aside, just हम्म। simple idea is that because if there is too much amount of air compared to the fuel, the efficiency of the combustion will reduce. So similarly, I know if the flexi fuel has a lower combustion rate, but still, if you optimize a fuel system where fuel injection system can be optimized, it still it still might be beneficial in the long run. Yes, maybe it can Hmm. be, right? So just for exam's sake, what you can remember is that कि flex fuel technology में माइलेज नहीं बढ़ता है, ओके। माइलेज नहीं बढ़ता है बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड टू हैव हायर एयर, ओके, टू हैव हायर एयर इन योर कंबशन, ओके। अब लास्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, याद है आपको, डायरेक्टली हाइड्रोजन फ्यूल पे। सो इस साल हो सकता है फ्लेक्सी फ्यूल पे क्वेश्चन आ जाए, ओके। दे कैन आस्क यू फ्लेक्सी फ्यूल क्वेश्चन, ओके।
ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब एफसीवी बात करते हैं। दिस इज फ्यूल सेल व्हीकल। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्या आप इसमें डायरेक्टली डाल सकते हो? कैन यू पुट द हाइड्रोजन डायरेक्टली? यही अकीलिस हील बना था लास्ट ईयर। द आंसर इज यस। आप डायरेक्टली जो है डाल सकते हो इसमें फ्यूल। और ये दो एग्जाम्पल्स है, एक है हमारे पास मिरई, टोयोटा का है, और एक होंडा की क्लैरिटी है। ओके, होंडा क्लैरिटी और टोयोटा मिरई, दो एग्जाम्पल है हमारे पास। एंड फ्यूल सेल व्हीकल क्या करता है? हाइड्रोजन यूज करता है पावर करने के लिए ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर को। ओके, इसका जो एफसीवी है, इसका जो रेंज है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द आइस कार्स। एग्जैक्टली सिमिलर मतलब ये नहीं कि एफिशिएंसी इसकी कम है, इसका मतलब कि जितना आप डालोगे उतना दूर तक ये जाएगी। और उसके बाद फिर इसको हाइड्रोजन डालना उतना ही आसान है। ओके, हाइड्रोजन डालना उतना ही आसान है जितना पेट्रोल डालना है। ओके, हाइड्रोजन डालना जो है उतना ही आसान है जितना पेट्रोल डालना है। ओके, ठीक है। हाँ, सेफ्टी का एक इशू है। किसका इशू है? सेफ्टी का इशू है। ऑलराइट। Excellent range. They provide excellent range vis-a-vis other. Okay, they provide what? They provide excellent range vis-a-vis other, uh, technologies. FCVs combine hydrogen and oxygen to produce electricity. Only residue is water. तो ये फ्यूल सेल व्हीकल में लास्ट में सिर्फ वाटर निकलता है। कभी देखा मिरई का, टोयोटा मिरई देखा है अपने पीछे से, उसके जो है उसके जो एग्जॉस्ट है वहां से पानी निकलता है। ओके। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की हम बात करते हैं, तो ईरान जो था उसका न्यूएस्ट मेंबर बना है। इनिशियली कौन कौन मेंबर थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। जितने भी स्थान्स हैं सारे मेंबर्स हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। वाई? तुर्कमेनिस्तान इज नॉट a member because of Turkmenistan is a declared country which follows the concept of positive neutrality. सो 2005 में पॉजिटिव न्यूट्रलिटी इसने डिक्लेयर किया था। अभी मैंने आई थिंक क्वेश्चन भी भेजा था, आई होप सबका सही हुआ होगा। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी जो है, ओके, पॉजिटिव न्यूट्रलिटी फॉलो करते हैं 2005 से, और उसके चलते ये नहीं आते हैं। एंड लेकिन एक यहाँ पर चीज है कि तुर्कमेनिस्तान इज ऑलवेज अ स्पेशल गेस्ट। तुर्कमेनिस्तान जो है एससीओ के मीटिंग में हमेशा ये स्पेशल गेस्ट की तरह आता है। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी ये है दैट सबके साथ काम करेंगे, वी विल बी टॉकिंग टू एवरीबडी बट वी विल नॉट कमिट टू एनीबडी। ऑलराइट, सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे स्विट्जरलैंड है ना उसी तरीके से वी विल बी टॉकिंग टू एवरीबडी। जैसे ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है। ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड आर ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड आर ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो। ओके, इसीलिए ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में आपके वर्ल्ड के मैक्सिमम, ओके, मेजॉरिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। इवन द ओपेक इज देयर। ओके, ओके। सो उसके बाद जो है नए मेंबर्स कौन थे? इंडिया और पाकिस्तान। नए मेंबर्स कौन थे? इंडिया और पाकिस्तान थे। देन सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है? ईरान। ओके, सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है? ईरान। यस, इवन लिक्टेनस्टाइन, आयरलैंड, साइप्रस, माल्टा, छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो भी इसकी पार्ट नहीं है। रैट्स क्या है? व्हाट इज रैट्स? रैट्स इज द रीजनल एंड एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म जो इनका फ्रेमवर्क है। तो आपसे पूछ सकता है कि रैट्स जो है एससीओ का, ओके, रैट्स जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ये किसका पार्ट है? तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। सो इसका मैंडेट जो है एससीओ का, इट इज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, काउंटर टेररिज्म। ओके, ठीक है। अब डीप सी माइनिंग की बात करते हैं, तो डीप सी माइनिंग का लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो कौन देता है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कैसे बना था? कौन से चार्टर से बना था या कौन से अग्रीमेंट से बना था? यूएन क्लॉज से बना था। ओके, यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रीडम ऑफ द सी से रिलेटेड है आपका
ठीक है, चार्टर उससे बना था। ऑलराइट। सो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट ए मेंबर। ओके, ये चीज याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये मेंबर नहीं है आपका, तो यूएन क्लॉज का। इंडिया जो है बिल्कुल मेंबर है। सो डीप सी में क्या क्या मिलता है हमें? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलता है। ओके। सी फ्लोर सल्फेट डिपॉजिट मिलता है। और कोबाल्ट क्रस्ट्स होता है। तो क्या क्या होता है? कोबाल्ट क्रस्ट्स है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, और सी फ्लोर डिपॉजिट्स है। तो ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, इसमें क्या होता है? व्हाट यू कैन फाइंड इन द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स? यू कैन फाइंड बॉक्साइट, यू कैन फाइंड लिथियम, यू कैन फाइंड अदर कोबाल्ट, है ना? सो कंट्रीज जो है वो मैनेज करती है अपनी ओन मैरिटाइम टेरिटरीज विच इज 12 नॉटिकल माइल्स। ये 2022 में आया था। 12 नॉटिकल माइल्स। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स विच इज 200 नॉटिकल माइल्स। विच इज व्हाट? विच इज 200 नॉटिकल माइल्स एंड 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, 12 नॉटिकल माइल एंड 200 नॉटिकल माइल्स। एंड कंट्रीज जो थी, दे मैनेज देयर ओन मैरिटाइम टेरिटरी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ओके। हाई सीज एंड इंटरनेशनल ओशन फ्लोर्स आर गवर्न्ड बाय द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जो बाकी की हाई सीज है और इंटरनेशनल ओशन फ्लोर है, वो कहाँ से गवर्न होता है? वो गवर्न होता है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी से। Under the treaty, the seabed and its mineral resources are considered common heritage. So यूएन क्लॉज की जो ट्रीटी है लॉ ऑफ द सी में, ये कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड उसको डिक्लेयर किया गया है, एक ग्लोबल कॉमन जैसा। यस। मेजर माइनिंग एक्टिविटी कहाँ होती है? सीबेड माइनिंग, क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन, वेयर इट इज बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेक्सिको टू हवाई। तो वो कौन सा ओशन होगा? पैसिफिक ओशन होगा। ओके, सो क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन जो है वहां पर है। हैव यू गाइज रेड, ये कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने पढ़ा है? Have they included these kind of news? Because I haven't gone through the any coaching institutes. ये ऊपर ऊपर से ही देखा है मैंने। Have they included these kinds of news in their ये? Not to just just to have a insight whether this kind of news they are covering or not. So क्लैरियन क्लिपर्टन जो है फ्रैक्चर जोन, वहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग आईएसए ने जो है क्या किया है? सबसे ज्यादा आईएसए ने लाइसेंसेस दिया है। ऑलराइट। ओके। नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, जो कंपाइलेशंस होते हैं, दोज आर वेरी लेजी एफर्ट्स, है ना? 70-80% प्रीवियस ईयर कहीं थीम्स रिपीट करवा देते हैं। सो दैट दैट कैन बी वन ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। माइनिंग लाइसेंस जो है आपका आईएसए देता है, सबसे ज्यादा कहाँ देता है? क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में देता है, विच इज बिटवीन वेस्टर्न मेक्सिको टू हवाई। ओके। सेंटर जो है वो क्या, उसने क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है 30 क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है? लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्रेफाइट है, टिन है, और कॉपर है। ऑलराइट। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दीज आर यूज्ड इन ईवीज। ओके, दीज आर यूज इन ईवीज। ओके। रेयर अर्थ मिनरल्स आर क्रिटिकल एंड अवेलेबल इन ट्रेस अमाउंट। रेयर अर्थ मिनरल जो है वो क्रिटिकल है और अवेलेबल है ट्रेस अमाउंट में। इसीलिए जो है इसको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, बिकॉज इसका अमाउंट बहुत कम होता है। ऑलराइट। इंडिया जो है, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, इंडिया जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, ये देख सकते हैं आप न्यूज। तो इसमें 100% लिथियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं,
100% कोबाल्ट हम लोग करते हैं, 100% निकल करते हैं, 100% वेनेडियम, नायोबियम, 100% टैंटलम। टैंटलम अभी कहाँ मिला है? यू फाउंड इट इन दी सतलुज बेल्ट, ओके। सतलुज बेल्ट में हमें मिला है। 80% जिरकोनियम, 60% ग्रेफाइट, ओके। और हम जो है सिलिकॉन खुद निकाल लेते हैं, हम जो है क्रोमियम खुद निकाल लेते हैं, हमें जो है इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज थिंग्स आर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। टॉप रिजर्व कहाँ है? चीले के पास है, ओके। यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद टैंटेलम का प्रोड्यूसर कौन है? कॉन्गो। कॉन्गो और किसका प्रोड्यूसर है? कोबाल्ट का, ओके। कॉन्गो और किसका प्रोड्यूसर है? कोबाल्ट का, ठीक है। और अगर आप देखेंगे टिन, टिन इंडिया में सिर्फ एक स्टेट से मिलता है हमें, दैट इज छत्तीसगढ़। और टिन जो है वो चाइना में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। व्हाट अबाउट टिन? टिन है क्या? ओके, टिन है क्या? व्हाट इज टिन? उससे आप ये कर सकते हो, उससे आप ब्रॉन्ज बना सकते हो, है कि नहीं? टिन से आप एलॉय बना सकते हो, है कि नहीं? ब्रॉन्ज क्या होता है? इट्स कॉपर एंड टिन, इट्स कॉपर एंड टिन। उसके बाद ओनली प्रोड्यूसर ऑफ टिन छत्तीसगढ़ है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन चाइना है। ग्रेफाइट का लीडिंग प्रोड्यूसर अगेन चाइना है। निकेल का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? इंडोनेशिया, ओके, ठीक है। अब ये बात करते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। सो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप किसके बीच है? यूएसए और 10 कंट्रीज के बीच है। और ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज देयर टू काउंटर डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो ये कर क्या रहे हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में? दे आर बाइंग, ओके, दे आर बाइंग माइंस इन अफ्रीका एंड एल्सवेयर, साउथ अमेरिका। क्योंकि चाइना जो है वो कंट्रोल करता है। चाइना जो है 70% ऑफ द रेयर अर्थ मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। अगर चाइना अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर देगा, इफ चाइना विल क्लोज इट्स बॉर्डर, तो 70% 80% जो है रेयर अर्थ मिनरल जो है रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट किया था। एंड इज इंडिया अ मेंबर? Is India a member of the Mineral Security Partnership? The answer is yes. मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का इंडिया मेंबर है। कब बना था? इंडिया मेंबर बना है जून 2023 में। इंडिया was a member of the United States led Mineral Security Partnership in June 2023. Minerals which were removed from atomic minerals list, तो लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटेलम और जिरकोनियम, ये जो छह है आपके कौन से लिस्ट से? एटॉमिक मिनरल लिस्ट से। तो किस एक्ट को अमेंड करना पड़ा होगा इसके लिए, एटॉमिक मिनरल लिस्ट से हटाने के लिए? एमएमडीआर एक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। लिथियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप प्रोड्यूसर, चिले इज द टॉप रिजर्व। बेरिलियम जो है यूएसए इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बेरिलियम। एंड बेराइल एंड बर्ट्रानाइड, बेराइल एंड बर्ट्रानाइड आर द, ओके, ओर्स ऑफ बेरिलियम। तो बर्ट्रैंड रसल को जानते हैं? बट बर्ट्रैंड रसल को, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट बर्ट्रैंड रसल? हु वाज बर्ट्रैंड रसल? उसी से आप याद कर सकते हैं, उसी से जो है आप, उसी से जो है आप, बर्ट्रैंड रसल जो है ही वाज अ फिलोसोफर। वेरी गुड। सो बर्ट्रैंड रसल जो है उसी से आप याद कर सकते हो। यूएसए जो है इज द टॉप प्रोड्यूसर एंड बेराइल और बर्ट्रानाइड आर द ओर्स। नायोबियम का टॉप प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील। ब्राजील इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नायोबियम। टाइटेनियम का कौन है? चाइना। ऑलराइट। टैंटलम का कौन है? कॉन्गो। और जिरकोनियम का कौन है टॉप प्रोड्यूसर? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। Pulsars. Let us talk about pulsars. What are pulsars? These are rapidly rotating neutron stars. ये आया था 2023 प्रीलिम्स में। This was there in your 2023 प्रीलिम्स, है कि नहीं? सेफिड्स, पल्सार्स, है ना?
So these are what neutron stars है that emit pulses of radiation which can be observed from Earth has bright flashes of light. इनको cosmic clocks भी कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? Cosmic clocks. Why? Because जो इनका bursts होता है it take place at extremely precise intervals. It takes place at what? Extremely precise intervals. Okay. The first gravitation wave was discovered by LIGO in 2015. What is LIGO? Laser Interferometer Gravitational Observatory. कोई इंडिया का है क्या? इंडिया का कोई मिशन है क्या ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढने के लिए हाल फिलहाल में? वी हैड रेड अबाउट इट. हिंगोली में, यस, हिंगोली में दे वांट टू ये. और कोई भेज रहे क्या हम? आर वी सेंडिंग समथिंग? यस. आर वी सेंडिंग समथिंग इन द एटमोसफेयर एज वेल? कोई है प्लान हमारा ऐसा? एनीथिंग टू स्टडी दैट? ओके. सो हमने क्या बात की थी? हमने क्या बात की थी कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो दो तरीके से स्टडी हो सकता है. ओके. ग्रेविटेशनल वेव जो है वो क्या हो सकता है? दो तरीके से स्टडी हो सकता है. एक इन फ्रॉम द सरफेस. ओके. और एक जो है एयर से, मतलब एटमॉस्फेयर में जाके हो सकता है. ओके. और ये जो है, हाँ नहीं, एक्सपोसैट क्या है? एक्सपोसैट इज बेसिकली फॉर कॉस्मिक एक्सरे. ओके. एक्सरे सोर्सेज जो है वर्ल्ड का, सॉरी यूनिवर्स का, उसको ढूंढने के लिए, है ना, उसको ढूंढने के लिए एक्सपोसैट लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा. और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट होके वहां से जो है आपका एक्सरे का सोर्सेज जो है, जो भी एक्सरे पोलारीमीटर नाम है ना एक्सपोसैट का, वहां से ढूंढेगा. तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो किसने लॉन्च किया होगा एक्सपोसैट को? लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो किसने लॉन्च किया होगा? पीएसएलवी या जीएसएलवी? इट विल बी पीएसएलवी. ओके. विच इज मोर सक्सेसफुल, पीएसएलवी और जीएसएलवी? विच इज मोर सक्सेसफुल, पीएसएलवी और जीएसएलवी? पीएसएलवी. वाई? बिकॉज उसमें क्रायोजेनिक स्टेज नहीं होता है, सिंपल इंजन है 4 स्टेज का, है ना. ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिलेटिवली फीबल एंड दे लास्ट फॉर ओनली मिली सेकेंड्स. तो इनको कैप्चर करना डिफिकल्ट है. और ये जो LIGO वाला ग्रेविटेशन वेव है, इट इज नॉट एक्साइटिंग. द कैप्चर ऑफ द फर्स्ट ग्रेविटेशन वेव इज नॉट दैट एक्साइटिंग. व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी द रीजन? it is not that exciting because this is from 4.5 billion years back. जब जो बिग बैंग था आपका, उसका रेसिड्यू होता था, वहां का ये था. तो अभी का जो रिसेंट ग्रेविटेशनल वेव है वो हम नहीं पकड़ रहे हैं. हम पुराने, मतलब 4.5, वी नो दैट ग्रेविटेशन वेव एग्जिस्ट्स. ओके. तो हमें अगर कुछ थोड़ा नया मिल जाएगा तो यूनिवर्स के बारे में हमें जानकारी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी. क्यूमिन कल्टीवेशन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है. सो ये वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल में बनता है. मॉडरेट टू ड्राई एंड कूल क्लाइमेट. क्यूमिन क्या होता है? क्यूमिन, व्हाट इज क्यूमिन? क्यूमिन का पानी पीते हो ना, जीरा वाटर. एंड जीरा इज indigenous to, मतलब it is endemic to the Mediterranean region. Okay, it is not endemic but it is from, endemic मतलब तो वहीं पर मिलता है सिर्फ. It is from Mediterranean region. Okay, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है अफ्रीका है कि it is endemic to what. जनरली गलत होता है. ओके. जनरली जो है गलत होता है जब नेटिव पूछे. इट इज नेटिव टू व्हाट. तो आंसर क्या है इसका? जीरा कहाँ से आया है? इटली वगैरह में पहले मिलता था, उसके बाद इंडिया में है. आज के डेट में इंडिया जो है 70% प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड का, और बाकी सीरिया प्रोड्यूस करता है. 30% जो है सीरिया और इराक वगैरह में आपको मिलता है. ये मॉडरेट और ड्राई कूल क्लाइमेट चाहिए, तो इसका मतलब क्या, रबी होगी कि खरीफ क्रॉप होगी? अगर मॉडरेट और ड्राई और कूल क्लाइमेट चाहिए तो इट विल बी अ रबी क्रॉप. ओके. क्यूमिन जो है इट इज सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट. ये फ्रॉस्ट से सेंसिटिव है. वाटर लॉगिंग और हाई ह्यूमिडिटी. जैसे ही क्यूमिन को फ्रॉस्ट दिखता है, वाटर लॉगिंग दिखता है और हाई ह्यूमिडिटी दिखता है, बहुत ज्यादा क्यूमिन सेंसिटिव होता है. प्लीज रिमेंबर दिस. क्यूमिन इज वेरी वेरी सेंसिटिव. ओके. कहां पर? सैंडी लोमी सॉइल में आपको सबसे बढ़िया तरीके से ये उगेगा इन अ मॉडरेट ड्राई एंड कूल क्लाइमेट.
बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सूटेबल, और एक रबी क्रॉप है ये। ओके। मूंग कल्टीवेशन, तो मूंग में ध्यान दीजिएगा, मून नीड्स नो इरिगेशन। मूंग जो है, मूंग समझते हैं, सुबह में खाते हैं ना मूंग की दाल। और मूंग आप, आई थिंक, उसको जो मूंग होता है उसको आप, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। ऑल राइट, सो इट डजंट रिक्वायर, ओके, इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ, इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ, व्हाट डू यू कॉल इट, इरिगेशन नहीं होता है, ठीक है। और मूंग जो है अगर आप फुला दोगे, एक होता है ना मूंग, जब आप फुला दोगे तो उसको आप खाते हो, है ना, सुबह में कच्चा खा सकते हो। उसमें से स्प्राउटेड मूंग होता है जो, हाँ, स्प्राउट्स जिसको कहते हैं, स्प्राउट्स। और दूसरी चीज क्या है, मूंग में आपको इरिगेशन नहीं चाहिए, इट्स अ खरीफ क्रॉप। नेचुरल रेन से जो है काम चल जाएगा। इट ग्रोज क्विकली इन 60 days, एंड यू कैन सो मल्टीपल क्रॉप इन अ ईयर, 4 क्रॉप्स। और इसके लिए एमएसपी मिलता है, प्लीज रिमेंबर, मूंग के लिए, मूंग दाल के लिए एमएसपी जो है आपका मिलता है, बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। इसीलिए खरीफ खरीफ पल्सेस का काम ही यही है, दैट इंटर क्रॉपिंग करके साइड में इनको लगाया जाता है, और वहां से जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द पल्सेस, तो एमएसपी किस किस पल्सेस पे मिलता है? सो दो रबी पल्सेस है, मतलब रबी के सीजन में दो पल्सेस जो है आपका होता है, एक होता है ग्राम और एक होता है मसूर। क्या क्या होता है? एक होता है ग्राम और एक होता है मसूर, मसूर की दाल। और जो ग्राम होता है, बोथ ऑफ देम आर रबी क्रॉप। और बाकी के क्रॉप जिसमें उड़द, उड़द में से क्या बनता है? दही भल्ले। जो दही भल्ले होते हैं उड़द की दाल से ही बनते हैं ना। आपका डोसा उड़द से ही बनता है, आपका इडली ये वगैरह किससे बनता है? आई थिंक इसी से, उड़द की दाल से बनाया जाता है। ये खरीफ है, ओके, जिस पे भी आपको एमएसपी मिलता है। मूंग, ये भी खरीफ है, इसमें इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देन अरहर या तूर की दाल, दिस इज ऑल्सो खरीफ, ओके। तो टोटल 5 पल्सेस पे आपको एमएसपी मिलता है, जिसमें 3 खरीफ होता है, उसमें से एक अरहर, एक मूंग, एक उड़द, और दो जो है आपका रबी होता है, दैट इज ग्राम एंड मसूर, मसूर और ग्राम। और इंडिया जो है, इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर, इंडिया इज ऑल्सो द टॉप कंज्यूमर, एंड इंडिया इज ऑल्सो द टॉप इम्पोर्टर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर नहीं है हम। हम सबसे ज्यादा उगाते हैं, हम सबसे ज्यादा खाते हैं, और हम सबसे ज्यादा मंगाते हैं, हम सबसे ज्यादा भेजते नहीं हैं। हम भेज ही नहीं सकते बिकॉज वी आर डेफिशिएंट। वाई वी आर डेफिशिएंट, उसके पीछे कोई रीजन है। ऑयल सीड्स और पल्सेस की का प्रोडक्टिविटी इंडिया में बहुत लो है। उसके पीछे द सॉइल लैक्स सल्फर। अगर आपको याद होगा तो इसमें यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड जो है सरकार लाना चाहती है, जिसमें 37% नाइट्रोजन हो और 17% सल्फर हो। नाइट्रोजन एक्सेस हम डाल रहे हैं। तो नॉर्मल जो यूरिया होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। तो इतना ज्यादा हम बैग के बैग, बिकॉज ऑफ द सब्सिडी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, हम बैग के बैग नाइट्रोजन डालते रहते हैं, तो ओवर नाइट्रोजन हो जाता है। इसीलिए जो नया यूरिया गोल्ड आया है, उसमें नाइट्रोजन जो है हमने कम करके सल्फर को बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस कौन करता है? नाफेड करता है, ओके। नाफेड इज द एजेंसी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स करता है, ओके। अभी हम कौन से सब्सिडी सब्सिडी रेजीम पे हैं? कौन से सब्सिडी रेजीम हम फॉलो करते हैं? न्यूट्रिएंट बेस्ड, ओके, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब आ जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल पे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है एक आर्य समाजी थे। ही वॉज born in a तोमर, राजपूत तोमर फैमिली, ओके। आर्य समाजी थे। ही रोट पोएम गुलामी मिटा दो, ओके, गुलामी मिटा दो, मेरा जन्म, मैनपुरी की प्रतिज्ञा। तो मैनपुरी से ही, यहाँ से मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस आया था, जहां पर इन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट बांटे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इनको जो है इनकाउंटर में पकड़ लिया गया था, लेकिन एक ड्रेन में कूद गए थे, और वहां से ड्रेन से कूद के ये अंडर वाटर तैर के फिर ये बच के भाग निकले थे, ओके। और ये जो है इन्होंने मेरा जन्म जो है, एक आर्य समाज के लीडर थे,
तो उनको लाठी चार्ज में उनका डेथ हो गया था। ब्रिटिशर्स ने उनको लाठी मार के उनका डेथ करवा दिया था। मेरा जन्म उसमें उन्होंने तब लिखा था। और फिर मन की लहर, तो गुलामी मिटा दो इज द मोस्ट वेल नोन पोयम। ओके, इट्स द मोस्ट वेल नोन पोयम। और बाकी जो है आपका, बाकी जो है जैसे मेरा जन्म, दिस वाज रिटन, ओके, दिस वाज रिटन, यस, दिस वाज रिटन व्हेन एन आर्य समाजी लीडर वाज किल्ड, हिज गुरु वाज किल्ड। ओके। और इसमें उन्होंने बोला था, दुनिया से गुलामी का नाम मैं मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद में करा दूंगा। सो इसका मतलब क्या है कि फॉर वन टाइम आई विल, ओके, आई विल मेक, ओके, आई विल मेक द वर्ल्ड फ्री। He was involved in the Manpuri conspiracy case and he was also involved in the Kakori train robbery। ये जो है काकोरी ट्रेन रॉबरी में, जहां से 5,000 रुपए लेके जो है अशफाकुल्ला खान, एक लहरी करके थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज फुल नेम, लहरी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल थे। उन्होंने क्या किया, 10 आदमी थे टोटल। उन्होंने काकोरी एक है लखनऊ के पास, वहां पर ट्रेन को लूटा था। फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये एचआरए के फाउंडिंग मेंबर थे। एंड ही पेंड एचआरएज मैनिफेस्टो क्रांतिकारी। एचआरए का जो मैनिफेस्टो था क्रांतिकारी, ओके, उसको इन्होंने लिखा था। हु वेर द अदर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एचआरए? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद थे कि नहीं? और कौन कौन थे? जेसी चैटर्जी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, एस एन बख्शी, और सचिंद्र नाथ सान्याल, है ना? दीज वेर द पीपल, these were the people who were, okay, the founders। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाकुल्ला खान, ओके। और भगत सिंह जो थे, ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स। भगत सिंह जो थे, ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स। ही फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन मातृवेदी। ही डिड व्हाट? ही फाउंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज नोन एज मातृवेदी, ओके। सो मातृवेदी नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। क्लियर है? इनके बारे में हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो इसी से आपका जून का अपडेट इज ओवर। ओके। अभी एक और क्लास करेंगे, उसमें मई का अपडेट कर लेंगे, एंड योर इंडियन एक्सप्रेस विल बी कंप्लीटेड।